अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम 10 क्लास की केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। टॉपिक नंबर 2 है उसका नेम है इंटरनल एनर्जी। तो एनर्जी का तो हम सबको पता है कि हमारे जो काम करने की सलाहियत होती है उसे हम एनर्जी कहते हैं। लेकिन जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होती है, वो कैसे होती है, कहाँ होती है और जो है कैसे बढ़ती है, उन सब चीज़ों को आज हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि हम टॉपिक को स्टार्ट करें हम थोड़ा सा पीछे से रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमें पता है हमारे इर्द गिर्द तमाम चीज़ें जो हैं वो मैटर हैं। ठीक है, और मैटर को भी हमने स्टडी किया है कि हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है वो मैटर होती है। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमें यह भी पता है कि जो मैटर है उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और वो वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो इंटरनल एनर्जी है ना, ये उन्हीं पार्टिकल्स की एनर्जी होती है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि ये किसके इक्वल है। इंटरनल एनर्जी इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी के और पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है ना उसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। इंटरनल एनर्जी में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है? किसी भी चीज़ की मोशन और मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है ना वो काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम पार्टिकल्स की बात करें तो पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, या जो भी चीज़ मूव कर रही होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे एक कार है वो मूव कर रही है तो उसके अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी को देखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में आगे दो चीज़ें आ जाती हैं, एक स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, जो पार्टिकल्स क्योंकि अपनी जगह पे फिक्स्ड होते हैं तो उनके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है। ठीक है, दूसरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अच्छा, जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो आपस में अटैच होते हैं, आपस में एक उनके दरमियान एक फ़ोर्स होती है जो उनको आपस में जोड़े रखती है और उस फोर्स को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, तो अब स्टोर्ड एनर्जी, पार्टिकल्स के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से एनर्जी होती है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी में आती है। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है उसी को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक है, यानी जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेंगी तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। आगे चलते हैं टॉपिक नंबर 3 पे। तो जो हमारा टॉपिक नंबर 3 है उसका नेम है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। यानी कैसे जो हमारे पास सॉलिड की चीज़ें होती हैं, जो ठोस चीज़ें होती हैं, वो कैसे कन्वर्ट होती हैं, कैसे तब्दील होती हैं लिक्विड में यानी माया में। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज़ कॉल्ड मेल्टिंग। जब सॉलिड जो है, कोई भी ठोस चीज़, सॉलिड चीज़ लिक्विड यानी माया में तब्दील होती है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग। और हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं मेल्टिंग के। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आइस है, आइस हमारे पास क्या है? बर्फ़। तो बर्फ़ जब पिघल कर वाटर में तब्दील हो जाती है। इसी तरह चॉकलेट है, जब चॉकलेट को हीट देते हैं तो वो भी मेल्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम मेल्टिंग प्रोसेस को डीपली स्टडी करेंगे कि ये प्रोसेस किस तरीके से होता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है कि कैसे सॉलिड चीज़ें जो हैं वो लिक्विड में चेंज होती हैं। तो यहाँ से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं आइस और वाटर की। तो आइस जो है वो हमारे पास सॉलिड है, जबकि जो वाटर है वो हमारे पास लिक्विड है। तो आए इस चीज़ को समझते हैं कि कैसे आइस जो है वो वाटर में चेंज होती है। अच्छा, यहाँ मेल्टिंग प्रोसेस को मैंने कुछ स्टेप्स में डिवाइड कर लिया। तो हमारे पास जो स्टेप नंबर 1 है वो है कंडीशन ऑफ सॉलिड। यानी जो सॉलिड चीज़ है हमारे पास उसकी कंडीशन क्या है। तो हमने यहाँ पे क्योंकि बर्फ़ की यानी आइस की एग्जांपल ली है तो हम आइस को देखते हैं। अच्छा, तो आइस क्योंकि हमारे पास सॉलिड है यानी ठोस है, तो हमें पता है कि जो सॉलिड चीज़ होती है ना उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, और उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं क्योंकि वो उन पार्टिकल्स को आपस में मजबूती से जोड़े रखती हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है हीट। ठीक है, अब इस स्टेप में दो चीज़ें इंक्रीज़ होंगी। ठीक है, दो चीज़ें बढ़ेंगी, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा टेम्परेचर, क्योंकि हम हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो बर्फ़ के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो हीट को अब्ज़ॉर्ब करेंगे। जब वो हीट को अब्ज़ॉर्ब करेंगे ना तो उनमें उनकी जो मूवमेंट है, वाइब्रेशन जो है वो पहले से ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब उनकी मूवमेंट तेज़ हो रही है तो ज़ाहिर बात है उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि जो मूवमेंट की वजह से एनर्जी होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट वो ख़ास टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी सॉलिड चीज़ वो मेल्ट होना यानी पिघलना स्टार्ट हो जाती है। और क्योंकि हमारे पास आइस है तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है।
आगे जो हमारा स्टेप 3 है वो है मेल्टिंग पॉइंट। अब वो पॉइंट आ गया है जिस पॉइंट पर जो हमारे पास आइस है यानी जो बर्फ़ है उसने अब मेल्ट होना यानी पिघलना स्टार्ट कर देना है। और इस स्टेप में दो चीज़ें इंक्रीज़ करेंगी, एक पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो जैसे कि हम अब टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, ऊपर टेम्परेचर बढ़ाया गया है। ठीक है, तो उस टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है। कैसे बढ़ी है? मैंने आपको पीछे बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, एक जो पार्टिकल्स के अंदर स्टोर्ड एनर्जी होती है, दूसरा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से एनर्जी होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे बढ़ी है? अभी ये जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये पहले आपस में कनेक्टेड थे, ये जुड़े हुए थे और इन्हें किस चीज़ ने जोड़ा हुआ था? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ने जोड़ा हुआ था। अब टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या हुआ कि जो इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी ना वो टूटना स्टार्ट हो गई। ठीक है, जब वो फोर्सेस टूटी हैं तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उनके टूटने से एनर्जी रिलीज़ हुई है और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, जब पोटेंशियल एनर्जी और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी तो ऑलरेडी वो इंक्रीज़ हो चुकी है। ठीक है, तो अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जब ये दोनों इंक्रीज़ हुई हैं तो हमारे पास जो है वो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज़ हो गई है। अब जो हमारे पास हमारा लास्ट स्टेप है उसमें ये वो स्टेप है जिसमें जो सॉलिड है हमारे पास यानी जो हमारी बर्फ़ है उसने किस में चेंज हो जाना है? लिक्विड में यानी माया में, पानी में उसने चेंज हो जाना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब जो पार्टिकल्स थे पहले वो आपस में कनेक्टेड थे और उन्हें जोड़ के किसने रखा हुआ था? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ने। लेकिन अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्योंकि ब्रेक हो चुकी हैं, ठीक है, और पार्टिकल्स अब आज़ाद हैं और पार्टिकल्स अब आज़ाद हैं तो वो स्लाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से जो है वो लिक्विड हमारे पास फ्लो करता है, यानी अब हमारी जो बर्फ़ है जो सॉलिड है वो लिक्विड में यानी पानी में चेंज हो चुकी है।